Hello everyone and welcome to our YouTube channel Humanities Adda. We were doing chapter 1 Constitution why and how, and so far we discussed three functions of the constitution, the third one being limitations on the powers of the government. So the next function that we are going to discuss is your aspirations and goals of society. So we will be discussing this function in today's lecture in this video. Now, most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to the to government power. So आप देखोगे कि जो older constitutions थे, they limited themselves, अपने आप को उन्होंने लिमिट करके रखा था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एलोकेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. दैट ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली एलोकेटिंग द डिसीजन मेकिंग पावर, और कुछ जो आपके लिमिटेशंस थे वो गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा रहा था. तो ये आपका केस है ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस का. नाउ बट मेनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, 20th सेंचुरी आपका जो टाइम पीरियड है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1900 ऑनवर्ड्स एंड इट विल एंड इन 2000. तो आपका ये 20th सेंचुरी के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे, जो आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज मेड इन 20th सेंचुरी, दैट वाज ड्राफ्टेड इन 20th सेंचुरी. So but many 20th century constitution, of which the Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things. सो अगर आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस भी है, मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो गवर्नमेंट को एक एक तो हमने लास्ट फंक्शन देखा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिमिट लगाता है गवर्नमेंट की पावर पे. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो गवर्नमेंट को एक तरीके से पॉजिटिव चीजें करने के लिए एक यू कैन से कि फोर्स करते हैं, या फिर उनको नॉट यू कैन नॉट से दैट फोर्स करते हैं, बट या एक फ्रेमवर्क देते हैं कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स. आपका एक ये आपकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, इन चीजों को करना भी है आपको. ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं एंड देयर आर सर्टेन इनेबलिंग प्रोविजंस दैट प्रोवाइड एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क बेसिकली टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. तो जो आपके सोसाइटी के गोल्स हैं, सोसाइटी के एस्पिरेशंस हैं, एक तरीके से जो लोगों का एस्पिरेशन है वो फुलफिल हो सके. तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का केस देखें तो वी विल सी कि इट वाज क्वाइट इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट. इस स्फीयर में जो आपके इनेबलिंग फ्रेमवर्क वाला जो स्फीयर है, उस फेयर में हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफी इनोवेटिव रहा है. नाउ सोसाइटीज विथ डीप इंट्रेंच्ड inequalities of various kinds will not only have to set limits on the powers of the government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जिन सोसाइटीज में आपको इनइक्वालिटीज देखने के लिए मिलती है, फॉर इंस्टेंस अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस जब इनको मिलती है इन 1947, उस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत ही एक सिचुएशन ऐसी थी कि काफी ज्यादा इनइक्वालिटी थी लोगों के बीच में, बेस्ड ऑन दी अगर आप रिसोर्सेस की बात करो, रिच एंड पुअर का भी काफी डिफरेंस हो गया, कास्ट के बेसिस पे आपको इनइक्वालिटीज देखने के लिए मिल रही थी. सो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस डाले गए और एम्पावर किया गया गवर्नमेंट को कि कुछ पॉजिटिव मेजर्स लेने के लिए, ताकि ये जो आपकी इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में वो कम हो सके. अब ये किस तरीके से क्या प्रोविजंस थे, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. इंडियन सोसाइटी आप देखोगे कि एस्पायर करती है कि कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाए. ये हमारी एक आइडियोलॉजी है दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सिंस इंडिपेंडेंस के जो पूरा मूवमेंट था, नेशनल आपका जो फ्रीडम मूवमेंट हो गया, नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट हो गया, उस टाइम से ही आप देख रहे हो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके काफी चीजें होते रहती थी.
तो एक ये एस्पिरेशन है इंडियन सोसाइटी का कि कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म की जाए. So if this is our society's aspiration, the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. तो अगर ये हमारी सोसाइटी का एस्पिरेशन है, इफ यू वांट दिस, तो गवर्नमेंट को हमें कुछ एम्पावरमेंट देनी होगी, हमें उससे कुछ पावर्स देने होंगे, सो दैट कि कुछ नेसेसरी स्टेप्स है इस गोल को अचीव करने के लिए वो गवर्नमेंट है वो ले सके. नाउ फॉर इंस्टेंस, in a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination. अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा इसकी डीप हिस्ट्री है वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बेस्ड ऑन द रेसेस. नाउ इट इज इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो इसकी जो नए कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म होता है साउथ अफ्रीका का, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इनेबल किया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट विल बी एम्पावर्ड टू फॉर्म सच लॉज कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है वो खत्म हो जाए. नाउ मोर पॉजिटिवली, कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी. तो अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी के एस्पिरेशंस को अपने अंदर कंटेन कर सकता है. इट कैन कंटेन द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी. तो framers of the Indian Constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect, minimum material being, education, etc. तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने उन्होंने सोचा कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें हर एक इंसान के पास एक मिनिमल डिग्निटी होनी चाहिए, सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट उनके पास होना चाहिए, मिनिमम मटेरियल वेल बीइंग, एजुकेशन, ये सारे उन लोगों को मिलनी चाहिए. It should be provided to everyone. Now the Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. तो आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेबल करता है गवर्नमेंट को पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए, सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सेबल. अब लीगली इन्फोर्सेबल के बारे में हम बात कर सके थे कि आप इसको यू कैन मूव टू द कोर्ट. अगर आपके ये राइट्स जो हैं या फिर ये हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी लास्ट लेक्चर में. So if these rights are being violated, then you can move to the court and you can get those rights by moving to the court. Now as we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provision have the support of the preamble to our constitution, and these provisions are found in the section on fundamental rights. तो आप अगर आप देखोगे, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप नोटिस करते हो, तो यू विल सी कि सर्टेन इनेबलिंग प्रोविजंस जो है आपके, they have the support of the preamble. So preamble, if you go through the preamble, and I want you all, यहाँ पे मैं preamble आपको नहीं पढ़ाऊंगी because it's given in your book. I want you all to go through the preamble and tell me कि कहाँ पे आपको दिख रहा है कि preamble में enabling provisions है जो enable कर रहे हैं गवर्नमेंट को, या फिर एक तरीके से aspirations जो है सोसाइटी के वो indicate कर रहे हैं. This is your homework sort of thing. You have to do this. ठीक है, तो ये आपका जो सब प्रोविजन है, इनेबलिंग प्रोविजंस जो है, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट. हाँ, तो दैट सच इनेबलिंग प्रोविजंस हैव द सपोर्ट ऑफ द प्रियम्बल. प्रियम्बल का सपोर्ट है, एंड देन दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में भी आप देखोगे कि देयर आर सर्टेन इनेबलिंग प्रोविजंस, क्योंकि कुछ राइट्स हैं, अगर आप फंडामेंटल को राइट्स को अगर आप ध्यान से देखो तो देयर आर सर्टेन राइट्स, आप उनको बोल सकते हो कि कुछ राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बट देयर आर सर्टेन राइट्स जो गवर्नमेंट को पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए भी फोर्स करते हैं. जैसे आपका आर्टिकल 17 है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में जो बात करता है. देन यू हैव द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19. एंड if we take the case of equality of opportunity in matters of public employment, article 16. Then you have the cultural and educational rights, article 29 and 30. So these articles आप
इसको एकदम क्लियरली आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सा आर्टिकल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, बट ऑन अ रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि देर आर सर्टेन प्रोविजंस, certain section on the in fundamental rights that enable the government to do certain positive things, कुछ positive actions लेने के लिए वो government को enable करता है. Now जो आपका next most important thing है, that is your directive principles of state of policy. It also enjoins the government to fulfill certain aspirations of people. तो अगर हम directive principles of state policy की बात करें, तो इट इज प्रेजेंट इन पार्ट 4. ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में प्रेजेंट है. एंड आर्टिकल्स अगर आप देखो तो आर्टिकल 36 to 51 जो है वो आपका ये आर्टिकल्स इसमें होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. इसको एक तरीके से सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है. अब ये जो है ना, दीज आर काइंड ऑफ राइट्स ओनली, ये आपके एक तरीके से राइट्स ही हैं, आप बोल सकते हो उनको. बट द थिंग इज दैट दीज राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल. दैट मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट इन चीजों को, इन आर्टिकल्स में जो चीजें लिखी है उसको इन्फोर्स नहीं कर रही है, then you cannot move to the court and say ki my rights are being violated. So directive principles of state policy, these are non justiciable in nature. However, it helps the court in examining and determining the constitutional validity of a law. आप देखो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आपके आर्टिकल्स हैं और उसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो कोर्ट्स को कहीं ना कहीं हेल्प करती है, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इसके अकॉर्डिंग ही एक गवर्नमेंट जो है आपकी, दैट इज गवर्नमेंट इज सपोज टू मेक लॉज. तो ये कुछ पॉजिटिव आपके एक्शंस है जो आप गवर्नमेंट को लेने हैं. इन आर्टिकल्स में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी. एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हमने देखा था कि वैलिडिटी ऑफ लॉ को चेक करने के लिए जो जुडिशियल रिव्यू का जो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, तो उसमें ये हेल्प करता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर कहीं वो कोई लॉ है जो वो इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, लॉ के थ्रू वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज बीइंग इन्फोर्स्ड, देन द लॉ इज वैलिड, उसको इनवैलिड नहीं किया जाएगा. हाउएवर अगर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए फंडामेंटल राइट के साथ, वही है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका पूरी वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट यू विल फाइंड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, and these are positive. ये पॉजिटिव एक इनेबलिंग प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स, क्योंकि स्टेट को कुछ पर्टिकुलर थिंग्स करने के लिए ये फोर्स करते हैं. इनके लिए आपको लेजिस्लेट करना पड़ेगा बेसिकली. दैट मीन्स कि यू हैव टू मेक लॉज फॉर द इन्फोर्समेंट. आपके फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड, ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड. तो आपको उसके लिए पर्टिकुलरली अलग से लॉ बनाने की जरूरत नहीं है. कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स के लिए यू नीड टू मेक लॉज, फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं. इनको इन्फोर्स करने के लिए द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बी द स्टेट गवर्नमेंट और बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव टू लेजिस्लेट लॉज. ओके, सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द हम देखते हैं कुछ आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के. यू कैन गो थ्रू द आर्टिकल्स 32 to 51 if you are interested. Otherwise just remember कि ये जो enabling provisions हैं किस किस सेक्शन में आपको मिलेंगे. प्रियम्बल में मिल रहे हैं, then in the fundamental rights we are finding certain section, and in the directive principles. तो for instance directive principle का if you look at article 40, here we find the organization of village panchayats. तो आप देखते हो कि जब हम पंचायत वाला जो चैप्टर है दैट वी विल सी कि ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने के साथ ही विलेज पंचायत नहीं एग्जिस्ट कर गए थे. इट टुक टाइम फॉर दी ग्रास रूट लेवल पे. अगर आप डेमोक्रेसी को ले जाने की बात करते हो तो टाइम लगा. अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद लॉ बने, उसके बाद आप देखते हो कि प्रॉपर सिस्टम में भी ये पंचायती राज सिस्टम चलता है. देन आर्टिकल 42 फॉर इंस्टेंस, इट प्रोवाइड्स देयर इज प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. तो ये एक पॉजिटिव इनेबलिंग प्रोविजन है. आर्टिकल 38 की अगर हम बात करें तो इट स्टेट्स दैट स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो वेलफेयर करना है ऑफ द पीपल, स्टेट को. बेसिकली जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने के लिए मिल जाएगा.
So the fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. तो जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, वो ये है कि आपको गवर्नमेंट को इनेबल करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को इनेबल करना है गवर्नमेंट को, सो दैट इट कैन फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड इट कैन क्रिएट कंडीशंस एक जस्ट सोसाइटी का, एक प्रॉपर सोसाइटी का, जहाँ पे इक्वालिटी हो, यू नो एवरीवन इज गेटिंग द राइट्स एंड एवरी वन इज गेटिंग द फंडामेंटल थिंग्स जो इम्पोर्टेंट थिंग है, फॉर इंस्टेंस एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, all these things. Now there is one box, we will do it. Enabling provision of the constitutions. Now constitutions are not only rules and regulations controlling the powers of the government. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे देखते हो कि इसमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं या गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहे हैं, सो इट इज नॉट लाइक दैट. दे ऑल्सो गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट फॉर परसुइंग कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी. कुछ पावर्स ये गवर्नमेंट को देते भी हैं, एम्पावर भी करते हैं गवर्नमेंट को for doing the collective good of the society. For instance, we will see the case of South Africa. Like Constitution of South Africa assigns many responsibilities to the government. तो इसमें हम देखें कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट को असाइन की हुई है. Now it wants the government to take measures to promote conservation of nature. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का इट वांट्स कि गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले ताकि नेचर को कंजर्व किया जा सके, यू नो मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन और ग्रुप सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का केस हमने देखा, एंड प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिवली इंश्योर एडवोकेट हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटीज आप देखते हो. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि हेल्थ केयर, व्हाई देयर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, all these things exist because of the welfare state का जो concept है, directive principles are there, that is why. Now in the case of Indonesia also, so if you take the case of Indonesia, the government is enjoined to establish and conduct national education system. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट को एक तरीके से इनेबल किया जा रहा है, उसको एम्पावर किया जा रहा है इस्टेब्लिश करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए नेशनल एजुकेशन सिस्टम को. The Indonesian constitution ensures that the poor and destitute children will be looked after by the government. तो जितने भी पुअर और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है वहां पे, those who are living in you know bad situations, bad conditions, poverty में जो है, they will be looked after by the government. तो उनकी देख रेख कौन करेगा? सरकार करेगी. तो आप देखते हो कि अलग अलग स्टेट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग इनेबलिंग प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड वी हैव सीन the case of Indian constitution also. So इस lecture में we will do this much only. In next video I will be dealing with the fundamental identity of a people. So I hope you like this video. Please watch the other parts also because I am covering this chapter बहुत line by line, and I'm trying to explain everything जो भी है इसमें up to your understanding, आपकी जितनी understanding का level है उसके according. And please do like, share and subscribe to our YouTube channel, और अपने friends को भी recommend करो if you find these lectures useful. Okay, thank you, take care, bye bye.